नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं हम लोग स्टडी करते हैं पर डे वन टॉपिक वन स्लॉट। एक स्लॉट में एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। इसकी वजह क्या है इस प्रोग्राम चलाने की? यूपीएससी की जर्नी में या स्टेट पीएससी की जर्नी में देखा जाए तो लगभग 500 से 700 टॉपिक का पूरा संयुक्त अध्ययन करना होता है। यदि आप उसको बेहतर तरीके प्रत्येक टॉपिक पर पकड़ बना लें तो आप वहां से आने वाले प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू जितने भी प्रश्न होंगे उनको आराम से टैकल करते चले जाएंगे। नहीं तो यहां से कहा जाए तो इसी एक जंजाल में फंस जाएंगे कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, इंटरव्यू में। पहले समझो जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो उसके कंसेप्चुअल चीजें क्या होती हैं, फैक्चुअल चीजें क्या होती हैं, एप्लीकेशन चीजें क्या होती हैं, स्टैटिक पार्ट क्या होता है, डायनेमिक पार्ट क्या होता है। यदि आप उसको संक्षिप्त तरीके से समझ लें तो उससे आने वाली जो आपकी तैयारी है सब कुछ कर पाएंगे। अब आपने बाइक चलाना अगर सीखा है तो एक बार ही तो सीखते हैं बाइक चलाना। अब ये तो नहीं कि आपको आज स्प्लेंडर मिली है तो दूसरे तरीके से चलाएंगे, दूसरी मिले दूसरे तरीके से चलाएंगे। चलाना अगर सीख ले हैं तो कोई सी भी बाइक को आप चला सकते हो। यदि एक तरीका का मतलब ये रहा कि यदि आपने कंसेप्ट पूरा पढ़ लिया है तो उस किसी भी तरीके से प्रश्न अगर पूछेगा उसको टैकल कर लेंगे। तो आइएगा, आज हम बात करते हैं एक टॉपिक पर जिसको कह सकते हैं प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट इशू। बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको आप किस चीज से लिंक करोगे? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि इसको सोसाइटी से लिंक करेंगे, समाज से लिंक करेंगे। और भारतीय समाज अगर यूपीएससी में जाएंगे तो लगभग 80 से लेकर 90 नंबर का एवरी ईयर 250 में से जीएस फर्स्ट में आ जाता है। इसको तुम जाओगे तो फिर समाज को तुम यहाँ जीएस टू के साथ भी लिंक कर लोगे। वहाँ गरीबी और विकासात्मक मुद्दों की बात की जाती है। जीएस 3 में जाओगे तो वहाँ भी लिंक करोगे डेवलपमेंट से। जीएस 4 में जाओगे तो वहाँ भी लिंक करेंगे। और बाकी जीएस 1 में जो पॉवर्टी वाली जो हम प्रीलिम्स में बात करते हैं जीएस 1 की, तो वहाँ जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे मनरेगा है, चाहे पीडीएस सिस्टम है, या बाकी जो अन्य अंत्योदय योजना है, इनसे वो लिंक करके पूछता रहता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि हमें किस तरह से इसको एक ओवरव्यू लेके पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे वो प्रश्न पूछ लेता है। इसकी पूरी फिल्म को बनाते हैं। देखिएगा, पढ़ने से पहले किसी टॉपिक की फिल्म बनाने का पर्पस है कि उसको पहले जान लो कि उसके कितने एस्पेक्ट से चीज़ों को ट्रेडी करना है आपको। अगर मैं कहूँ कि गरीबी और उसके विकासात्मक मुद्दे, गरीबी जितनी कम होगी और बेहतर उतना विकास होगा। गरीबी अगर ज़्यादा होगी तो विकास की चरम सीमाओं पे ध्यान रखना नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल समझिएगा, एक घर है, अब उसके यहाँ गरीबी है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ठीक बीमारी से लिप्त है, तो क्या घर में वो मकान बना पाएगा? क्या घर में सुख सुविधाओं का वो भोग कर पाएगा? इसका वजह क्या हुई कि वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पा रहा है। तो जब भी कोई देश गरीबी का एक लेके चलता है अपने ऊपर बोझ, तो विकासात्मक चीजें जो होती हैं लगातार वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसको आप परिवार से समझें। उसके बाद अब चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। गरीबी हटने के लिए एक ही रास्ता है कि सबके पास पैसा आ जाए। अब पैसा आएगा कहाँ से, ये बड़ा इशू बन जाता है। पैसा आएगा लोग जब रोजगार मिलेगा। अब रोजगार पैदा कैसे होगा? रोजगार पैदा जब होगा जब लोगों को इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिकल चीजें आगे बढ़ाई जाएगी। उसके पीछे क्या बैठा हुआ? एजुकेशन बैठा हुआ है। यानी एजुकेशन हमें ऐसी देनी पड़ेगी कि हर कोई व्यक्ति अपने आप में जब वो पढ़ने के बाद निकले तो इतना स्ट्रेंथ, इतना तो कैपेबल हो जाए कि अपनी रोजगार की व्यवस्था कर पाए। वो ये ना कहे कि सरकार हमें 5 किलो गेहूं दे दो, 10,000 रुपये भत्ते के रूप में दे दो, या यहाँ नौकरी तैयारी करने के लिए हमें एक डंडा पकड़ने की नौकरी दे दीजिएगा। वो सर्विस दे रहे हैं, वो आपको सुरक्षित करने के लिए। पुलिस पूरे इंडिया में सब पुलिस में भर्ती कर दीजिएगा, बोलिए खाने के लिए पैदा कौन करेगा? इनोवेशंस कौन करेगा? टेक्नोलॉजी कौन चलाएगा? रिसर्च कौन करेगा? वो हमारी, ठीक है भाई, अच्छी बात है, हमने व्यवस्था करने के लिए 10-20 लोग लगा रखे हैं। समझो एग्जाम्पल, गांव में तुमने देखा भी होगा, जब गांव में कोई शादियां वगैरह होती हैं, सभी लोग ये लग जाएं कि भैया जलेबी लेके आना, रसगुल्ले लेके आना, रोटी लेके आना, तो वहां परसेगा कौन, वहां देगा कौन? तो हाँ, देने के लिए लोग भी चाहिए ना। तो ये समझते हैं पूरी कहानी कि पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज जो है इसके बारे में समझेंगे। बहुत मस्ती से पहले समझेंगे गरीबी होती क्या, इसके बारे में जानेंगे। देन आफ्टर दैट इसके टाइप, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देन इसके मेजरमेंट, इसके मापन क्या होते हैं, कैसे नापते हैं गरीबी का, इसका भी हम लोग आकलन करेंगे। इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि यदि कोई व्यक्ति भरपेट खाना खा रहा है इसका मतलब वो गरीब नहीं है। तो इंडिया का कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है इंडिया में कि कोई भी यहाँ का कुत्ता भी ध्यान रखना भूखा नहीं सोता है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसी तरह की प्रवृत्ति है, यहाँ तो शाम को खाने के बाद या खाने से पहले कुत्ते को बुला के रोटी डाल देते हैं।
गाय को रोटी डाल देते हैं, इसका मतलब ये रहा कि हमारे इंडिया में कोई भूखा नहीं सोता तो कोई गरीब ही नहीं है। तो समझेंगे क्या इसके मेजरमेंट है। देन पॉवर्टी लाइन क्या होती है। हमारे देश में बहुत सारी लाइनों को कन्वर्ट कर दिया है कि उसमें बीपीएल में बांट दिया, एपीएल में बांट दिया, अंत्योदय में बांट दिया, यानी गरीबों में भी गरीब निकल के आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं बीमारी में बीमारी आना, ऐसे जो कहानी होती है, गरीबों गरीब आते हैं इंडिया में। समझेंगे इंडिया के ट्रेंड को, समझेंगे गरीबी का कैसे होता है, सचिन तेंदुलकर समिति क्या कहती है, 2300-2400 कैलोरी क्या बोलता है, ये सारी बातें हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देन इसके वेरियस साइकिल क्या होता है, इंडिया का सर्कुलर सिस्टम जो साइकिल है वो कैसे चल रहा है आज के समय में, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एंड चूज ऑफ पॉवर्टी, यानी कह सकते हैं गरीबी के कौन कौन से कारण हैं होने के, इसको कई कारणों से समझेंगे। आज के समय की परंपराएं भी गरीबी होने का मुख्य कारण मैं मानता हूं। संस्कृति के ज्यादा फैलावे होने का मुख्य कारण मैं गरीबी मानता हूं। जिस आदमी को सुबह उठ के अपने अस्त्र शस्त्र की तैयार करना चाहिए, मुझे कैसे पैसा कमाना है, वो घंटी बजाने में या अजान लगाने में लगा पड़ा है। ये सच समझ, ये सच है, सुनना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ कभी भी धर्मों से नहीं बढ़ती है। इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ हमेशा किससे बढ़ती है, इनोवेशन से बढ़ती है। इनोवेशन जब तक देश में नहीं होगा तब तक कितना धर्म का तुम प्रचार कर लीजिएगा, यह इनोवेशन नहीं कर पाएंगे। रोज सुबह शाम राम अल्लाह ये सब करते चले जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको लोगों को रोजगार नहीं देना पड़ेगा। राइट, यहाँ पॉवर्टी क्या है इसके बारे में समझेंगे, गांव की स्थिति कैसी है, शहर की स्थिति कैसी है, इनको समझेंगे, और कुछ इश्यूज जो है उसके बारे में जानेंगे। फिर समझेंगे डेवलपमेंट इशू के बारे में। आज अपने विकास के लिए आदमी विस्थापन कर रहा है। अब वो विस्थापन क्यों कर रहा है, कोई व्यक्ति अपने गांव से निकल के शहर में क्यों रहने आ रहा है, क्योंकि भैया उसे रोजगार प्राप्ति हो जाए। इसका मतलब ये रहा कि गांव में संसाधन नहीं है प्राप्ति के, गांव में व्यवस्था नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है। तो ये हमें मेरे दोस्तों बड़े मोहब्बत से पढ़ना पड़ेगा। जब उसकी तुम पूरी पिक्चर बना लोगे, तुम्हारे दिमाग में लगेगा कि वाकई में सर इसके पीछे कुछ और बैठा हुआ है। चलिए आइए हम बात करते हैं वन बाई वन करके, इसका मीन्स क्या होता है, गरीबी का मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। बहुत मोहब्बत से पढ़ने का प्रयास करें, मैं लिखाऊंगा कम, उसको समझाने का प्रयास करें। साधारण शब्दों में कहा जाए, गरीबी एक ऐसी अवस्था है, ऐसा सिद्धांत है, धन के अभाव की स्थिति को गरीबी कहते हैं। सिचुएशन ऑफ द लैक ऑफ मनी, एक वर्ड में अगर बोलूं, सिचुएशन ऑफ द लैक ऑफ मनी, इट मींस मतलब धन का अभाव, लैक ऑफ मनी। ये सबसे पॉइंट है। आपके पास क्या है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा बंगला है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आप क्या हैं, गरीब हैं। ऐसा है नहीं है। और गरीबी के कई सारे मानक होते हैं। इट मींस मतलब जो आपके पास क्या था और क्या होना चाहिए। मुकेश अंबानी भी आज के समय में देखा जाए तो किसी ना किसी स्थिति में गरीब है, क्योंकि उसकी सोच जो है, जो अपेक्षा है, वो क्या चाहता है उसको वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम तुमसे पूछें, बात को बहुत आराम समझेंगे अवधारणाओं में इसकी, लेकिन गरीब क्या है, गरीब एक ऐसी अपेक्षा है कि किसी व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए था और वर्तमान में अब क्या है, उसके बीच के जो गैप की अवस्था है उसे मैं गरीबी कहता हूं। और यदि इसको साधारण शब्दों में कहा जाए तो विसंगति का बोध। विसंगति मतलब इक्वलिटी का बोध। एक आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे 250 रुपए की चाय पी रहा है, एक आदमी 10 रुपए की चाय नहीं पी रहा। ये जो अंतराल है, यही क्या है, एक प्रकार से विसंगति है। तो मैं कहूं कि गरीबी क्या है, कि यदि कहा जाए तो गरीबी में आप इतना ही कह दीजिएगा कि गरीबी एक ऐसी अवस्था है कि किसी व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए था और क्या है, इसके बीच की अपेक्षाओं का जो अंतराल है वो गरीबी का एक मानक है, या उस विसंगति को हम गरीबी कह देते हैं, निर्धनता कह देते हैं। बात क्लियर है। अब इसकी अवधारणाओं को समझने का प्रयास कर लेते हैं कि गरीबी को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। इसकी जो अवधारणा है वो 3 फैक्टर पे काम करेंगी, देख लेते हैं। इसकी जो थ्योरी है, सिचुएशन नंबर 1, फर्स्ट सिचुएशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है और थर्ड कंडीशन क्या है, इसको समझेंगे बहुत आराम से। पहली कंडीशन में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हो आप। अब ये मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, वो आप समझ सकते हैं। खाने के लिए रोटी मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, यानी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाना, ये गरीबी है। और इंडिया में कहा गया है कि सबसे बड़ी खतरनाक गरीबी यही वाली होती है। जो देश मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करा पा रहा, सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे, सही तरीके से आदमी जीवन यापन नहीं कर पा रहा,
यानी न्यूनतम कैलोरी, एक आदमी की भूख शाम को 5 रोटी खाने का है लेकिन उसको 4 रोटी मिल पा रही है। इसका मतलब है कि उसको प्रोटीन बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, विटामिन ठीक से नहीं मिल पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ठीक से नहीं मिल पा रहा है, बसा ठीक नहीं मिल पा रहा। मेरा मन कर रहा है कि शाम को 2 लीटर दूध पीना चाहिए, या मुझे नीड है कि दो डॉक्टर ने दूध बताया है 2 लीटर या एक गिलास पीने का, लेकिन दूध की व्यवस्था कैसे करूं, पैसे कहां से आएंगे। तो एक सिचुएशन क्या है जहां मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी ना करना भी क्या है, गरीबी है। नंबर 2, यहां से ग्रेस मिलर कहते हैं, ये एक वैज्ञानिक है, 1940 में सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, भैया गरीबी के मानक चेंज हो सकते हैं। कैसे? लोग चाहते हैं कि मेरी जो आय है वो लगातार वृद्धि हो, प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से, और यानी कह सकते हैं गुप्त तरीके से। समझ रहे हो ना? एक आदमी के पास ये आवश्यकताएं पूरी हो गई, फिर क्या चाहिए? फिर उसे चाहिए रोटी, बंगला, गाड़ी, जो सुविधाएं हैं वो उसे चाहिए। सुविधाओं में एसी भी आएगी, कूलर भी आएगा, मोबाइल आईफोन का भी आएगा, एंजॉयमेंट करने के लिए गाड़ी भी आएगी, ये सारी सुविधाएं हैं, ध्यान रखना। सेवाएं भी अच्छी मिलेंगी, डॉक्टर का कोई बीमारी होगी तो बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर कोई शॉपिंग करनी हो तो बड़े मॉल में जाएंगे। इसका मतलब क्या रहा, यहाँ आदमी आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त करता है, और जो लोग आनंद की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी कह सकते हैं, ग्रेस मिलर कहते हैं, वो भी अपने आप में क्या है, गरीब है। सिंपल सी बात है। लेकिन जो तीसरी अवस्था आती है, वो तीसरी अवस्था क्या है, यहां पे सबसे खतरनाक अवस्था होती है। जब आपने अपने जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली, रोटी, बंगला, ये सब कर लिया, आपने खा पी लिया, एंजॉय कर लिया, गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया, अब तुम क्या चाहोगे? तुम भी यही चाहोगे, ध्यान रखना, कि मुझे भैया अब एक बढ़िया लोग मुझे जान जाएं, लोग मेरी वाह करें, लोग मेरी प्रतिष्ठा करें, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरे पीछे आए, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा। यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से लोग आपको प्रतिष्ठा करें, आपका सम्मान करें, आपकी वाह करें। ये तीसरी प्रकार गरीबी होती है। तो यहाँ समाज को प्रभावित करने के लिए तीसरी प्रकार की जो कह सकते हैं एक प्रकार की गरीबी होती है, ये ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं कि लोग मुझे जाने, तो 3 प्रकार की अवधारणाओं में हम गरीबी के ढांचों को रख सकते हैं। कि पहली वो गरीबी है जो लोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। सरकारें इन्हीं पे बात करती है, सरकारें इन्हीं पे कभी नहीं बात करती है। कभी आपसे कहा, लो भैया BMW आपके पास नहीं, ले जाओ हम दे रहे हैं आपको। ये तो कहा होगा कि भैया 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, खाते रहो, इधर से निकालते रहो, शौचालय बनवा दिया है, 5 किलो गेहूं बेच दिए हैं, थोड़ा बहुत बाकी जो चीजें तुम्हारे एंजॉयमेंट की, मोबाइल वाइल की, वो भत्ते से दे देंगे, पैसे दे देंगे, वहां से काम चला लेना, चल जाएगा। क्लियर यहां तक? तो हमने समझा कि गरीबी क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या है, इसके बारे में समझा। अब हम बात करेंगे जो इसके मेजरमेंट है, निर्धनता के मापन क्या है। गरीबी के मापन, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, बहुत सारे मापन हो सकते हैं। पहला, जिस देश में अल्प आय होती है, अल्प आय मतलब लो इनकम, वो अपने आप में, या जो इस व्यक्ति में वो क्या है, अपने आप में गरीब बैठा हुआ है। जिस विदेश का खराब स्वास्थ्य होता है, वो भी अपने आप में क्या, स्वास्थ्य को लेकर गरीब बैठा हुआ है। और भी इसका एग्जाम्पल ले चले जाओ, जिस देश में शिक्षा नहीं है, शिक्षा का स्तर डाउन है, वो अपने आप में वो भी गरीब बैठा हुआ है। और देख लीजिएगा, जिस देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही हो, तो बेरोजगारी बढ़ने से लगातार गरीबी क्या होगी, बढ़ेगी, वो भी एक गरीबी का मानक हो सकता है। यहाँ से और भी सोचो, जिस देश में कुपोषण हो रखा हो, जो हमारे देश में बच्चे सही तरीके से पैदा ना हो पा रहे हो, ये भी एक क्या हो सकता है, गरीबी का मानक हो सकता है। साथ में अभी आपने देखा होगा, ये विनेश फोगाट, ये सब लोग धरने बैठे हुए हैं, पहलवान, रेसलर जितने भी हैं, क्या क्यों बैठे हुए हैं? तो यहाँ सुरक्षा का जो अभाव है, वो भी एक गरीबी का मानक है, कि यहाँ सिक्योरिटी ना होना एक गरीबी का मानक हो सकता है। और समझिएगा, यहाँ संसाधनों की कमी होना भी, संसाधन नहीं है तो ये भी क्या, संसाधनों की कमी भी क्या, गरीबी का मानक है। तो यहाँ से तुम अपने हिसाब से बहुत सारे पॉइंट इसे दे सकते हैं कि भैया यहाँ एक प्रकार से गरीबी मापने के बहुत सारे मानक हैं। सोचिएगा, एक आदमी के पास पैसे के लिए घर भरा पड़ा है, लेकिन वो बीमार है, वो अंदर से स्वस्थ नहीं है, उस पैसे क्या करेगा? तो यानी स्वास्थ्य के लिए बीमार बैठा हुआ है, स्वास्थ्य के लिए गरीब बैठा हुआ है। तो यहां से हम कह सकते हैं, और भी है असमानताएं जितनी भी हैं, उन असमानताओं के बीच में अगर देखा जाए तो जो खाई है, जो गैप है, वो ये सारे मानक हैं जो गरीबी का एक हम लोग पॉइंट को समझने के लिए कर सकते हैं। अब अगर भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें, तो यहां लिख सकते हैं कि भारत के संदर्भ में गरीबी का आकलन, भारत के संदर्भ में गरीबी। सोचो, इमेजिन करिएगा, भारत एक ऐसा मुल्क है
जहां हर हाथों में लड्डू रखता है, हर समस्या अपने साथ रखता है। इंडिया के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि 55% ऐसे लोग हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी जिस देश में से 100% में से 56% वो लोग ऐसे हों जो पहला जो स्टेप था, जिसको हम लोग मूलभूत कह सकते हैं, वो रोटी कपड़ा मकान ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो गरीबी का तुम आकलन यहाँ से कह सकते हैं कि ये लोग विकास में पार्टिसिपेट करेंगे या अपनी व्यवस्थाओं में करेंगे। इनका कोई मतलब नहीं है सरकार कहीं जाए, देश कहीं जाए, हमें तो भैया भोजन मिल जाए इतना ही काफ़ी है, शाम को हम लोग सो जाएं। तो इससे चलता है पता कि भारत की जो स्थिति है वो कैसी है। तो इसकी स्थिति को हम लोगों ने गरीबी का आकलन करने के लिए यहाँ 2009 में सुरेश तेंदुलकर नाम की व्यक्ति की कमेटी गठित की 2009 में, और 2009 में तेंदुलकर कमेटी ने इसको कैलोरी से नाप दिया। कैलोरी का मतलब ये रहा कि आप कितना कैलोरी यूज करते हैं, कितना एनर्जी लेते हैं दिन भर में। तो ये कैलोरी को 2011-12 के आंकड़े रिप्रेजेंट करे, और ये कहा कि यदि 27 रुपये व्यक्ति ग्रामीण अगर खर्च करता है एक दिन में, ध्यान रखना 27 रुपये अगर वो यहाँ से करता है तो यहाँ से वो गरीब नहीं है। 27 रुपये में देखा जाए तो आज के समय में एक चाय भी नहीं आती बढ़िया वाली, है ना। और बाकी शहर का बोल दिया उसने कि 33 रुपये अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वो यहाँ पे गरीब नहीं है। इसका मतलब ये रहा कि गरीब तो कोई है ही नहीं, जिसको भोजन मिल रहा है वो गरीब नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारी कमेटी बनी, आज भी गरीबी का जो आकलन है, हम वास्तविक डाटा हमारे पास ना आने के कारण हम बहुत सारी कमेटियाँ गठित करते हैं कि सुझाव दीजिएगा, ये करिएगा वो करिएगा। यहाँ से चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, गरीबी के प्रकार बहुत मस्ती के साथ पढ़ेंगे, मेंस के क्वेश्चन को भी करेंगे। गरीबी के प्रकार, टाइप ऑफ पॉवर्टी। देखिए यहां इसको दो भागों में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक होते हैं यहां पे सापेक्ष गरीब, और एक होता है निरपेक्ष गरीब। इसको बहुत मस्ती के साथ समझिएगा। जो एब्सोल्यूट होता है, निरपेक्ष होता है, यहां समझने के प्रयास करने का प्रयास करें कि ये वो व्यक्ति है जो गंभीर अभाव से जूझ रहा है। गंभीर अभाव का मतलब जिसके पास बुनियादी ही चीजें नहीं है, बुनियाद चीजों में भोजन नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, जल नहीं है, शिक्षा नहीं है, सूचना नहीं है। अब सोचो, ये ऐसी निरपेक्ष का मतलब, ये जो गरीबी है ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? ये आय के ऊपर डिपेंड होती है, ये सेवा के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये कहा जाता है कि किसी भी देश के लिए बुनियादी चीजें उपलब्ध ना कराना, इस तरह की जो गरीबी होती है वो एक प्रकार से अविकसित देशों के अंतर्गत या विकसित देशों के अंदर होती है, विकासशील देशों के अंतर्गत नहीं होती है। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं कि ये गंभीर अपराध है। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं कि इंडिया को पहले इस पे काम करने के बाद हमें इस पे जाना पड़ेगा। तो यहां से ये सापेक्ष गरीबी का मतलब ये रहा कि हम तुलना वाली कमी को देख लेना प्रयास कर लेते। तुलना का मतलब ये रहा कि एक आदमी के पास गाड़ी ये है, इसके पास गाड़ी ये नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ सापेक्ष गरीबी है। तो हमें किस पे काम करना पड़ेगा? निरपेक्ष पे काम करना पड़ेगा, जबकि ये एक गंभीर अपराध बन जाता है। तो हमें गरीबी के और भी मानक हो सकते हैं, जैसे समझिएगा बड़े प्यार से। एक वो गरीब है जो यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन दूसरा वो गरीब है जो करना भी नहीं चाहता है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, आज के समय में जितने भी पंडित हैं, मौलवी हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं लूटने के लिए, ये जानबूझ के बने हुए हैं नहीं है, या फिर बताइए इनको बनाया गया है? बोलेंगे सर इनको सर जानबूझ के बने हैं। आज का जो युवा है वो 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी उसे मिल जाएगी आराम से, लेकिन क्यों बेरोजगार बना हुआ है? उसे अच्छा मिल जाए। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ जानबूझ के बने होते हैं और कुछ बेचारे यहाँ से किए होते हैं। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या इसके कारण है? इसके कारणों के बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। कारण को कई एस्पेक्ट में समझेंगे, बड़ा मजा सा यहाँ से आ जाएगा। ये पूरी फिल्म बनती हुई चली जाएगी, इसको मैं बहुत आराम से नेक्स्ट सेशन में देखा जाएगा, तो हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, साथ में इसको पूरे पैराग्राफ बेस पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो व्यक्ति भी है। पहला कारण सबसे बड़ा व्यक्ति है। व्यक्ति के बारे में समझने का प्रयास करें। व्यक्ति का मतलब ये है कि व्यक्तिगत भावना, एक व्यक्तिवाद जो है ये भी कहीं चरम सीमाओं को जन्म देता है निधनता का। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर मेरे अंदर आलसपन है, मंद बुद्धि है, मैं पढ़ नहीं पाया,
तो मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। किसके मुताबिक? दूसरे के मुताबिक। तो इससे क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मेहनत करके पैसा कमाया, वहां से सब कुछ इकट्ठा किया, वो यहां से गरीबी नहीं है। दूसरा व्यक्ति अपनी आलस के चक्कर में, मंदबुद्धि के चक्कर में, या अवसर उसको थे उसने करा नहीं, मन नहीं किया, इस चक्कर में व्यक्ति गरीब बना हुआ है। तो भाई इस अमीर की कौन सी गलती, जो मेहनत करा उसने और आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है टैक्स के रूप में। यानी यहाँ व्यक्ति भी एक कारण है कि व्यक्ति, कुछ ऐसे व्यक्ति जो यहाँ पे आलसपन के कारण या संघर्ष ना करने के कारण अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ निर्धन होने की जो बड़ी समस्या इंडिया में यही है, ध्यान रखना। निर्धनता का सबसे बड़ा मानक व्यक्तिवादी है, जो व्यक्ति अपनी गरीबी को खत्म करना चाहता भी नहीं हो, उसको जीवन यापन गरीब करने में मजा ही आ जाता है, और वो बातें करता रहता है बस बड़ी बड़ी, ये मुकेश अंबानी कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं, वो सही नहीं कर रहे हैं। अरे तू खुद तो सही कर ले मेरे लाल। तो यानी गरीबी का सबसे बड़ा जो कारण है वो व्यक्ति भी है। नंबर 2 बात करेंगे यहाँ से, गरीबी का जो कारण है वो परंपराएं भी हैं। परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, ये भी क्या है, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। समझने का प्रयास करें। आज के समय में जितनी भी परंपराएं हैं वो रूढ़िवादी परंपराएं धारणा होने की वजह से हम दरिंदों को ढंग से नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल समझे यार, ये बताओ हमारे देश में 100% में से 48% महिलाएं हैं और 52% वुमेन है। तो यहाँ परंपराओं ने हमने मानव को बांध रखा है कि ये मेल है तो ये करेगा, ये फीमेल है ये नहीं करेगी, और हमने इतनी प्रथाओं को ऐसे करके जोड़ लिया है कि महिलाएं फावड़ा नहीं चला सकती हैं, महिलाएं गन्ने की टाली लेके वहाँ पे नहीं जा सकती हैं मिल में, महिलाएं जो है सुरक्षा के लिए रात में ट्वेल पे नहीं जा सकती हैं, महिलाएं जो है खेत में कृषि नहीं कर सकती हैं। महिलाएं क्या करेंगी, बस 4 चपाती सेकी उसके बाद बातें करने का काम कर लिया। इससे क्या हो रहा है, इससे ये परंपराओं में बांध दी गई हैं महिलाओं को, और परंपराएं बांधने की वजह से ये इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है। और इन परंपराओं में और भी तुमने धर्म को भी बांध दिया। मुस्लिम धर्म की महिलाएं ये नहीं करेंगी, हिंदू धर्म की महिलाएं ये नहीं करेंगी, बस पूजा पाठ करते रहो, अजान करते रहो, ये करते रहो, बस भगवान जी को याद करो, बस भगवान को प्यारे हो जाओ। अरे भगवान को प्यारे होने के लिए यहाँ पे आपको 84 लाख योनियां मिलती है, यहाँ कह सकते हैं कि इतने जीव रहते हैं, तुम कुछ भी बनो तब भी प्यारे भगवान को ही होगे ना। अगर तुम सांप बन के आओगे, मोर बन के आओगे, कुछ भी बन के आओगे, एक दिन तो तुम्हें जाना ही है ना भगवान के पास। तो तुम्हें मानव बना के क्यों भेजा? तुम्हें भेजा था यहाँ पे कुछ करने के लिए, और तुम लगे हो उसी अरदास में जो एक जीव कर रहा है, तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम में उनमें अंतर क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों। तो परंपराओं में हम लोगों ने इस तरह से बांध रखा है। तो आर्थिक आजादी के बाद भी हम लोग परंपराओं को नहीं तोड़ पा रहे, जिससे कि इकोनॉमिकल चीजें बढ़ जाएं। और भी इसमें कारण है, इसमें आर्थिक कारण भी है। अब आर्थिक कारण को समझने का प्रयास करिएगा। हमारे देश में लगातार जनसंख्या के बढ़ने के कारण हम कितने अवसर पैदा करें। तो जनसंख्या वृद्धि होने से अवसर क्या हुए, लगातार कम हुए। देश तो वही है ना, उतने भूभाग वाला देश तो वही है ना, पीएम एक ही बनेगा। अब ये तो है नहीं कि जनसंख्या बढ़ रही है, बनाओ भैया 5 पीएम। तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने से जो उत्पादन है उसमें क्या हुई, उत्पादकता में भी कमी हुई। जनसंख्या बढ़ने लगी, उपभोग लगातार बढ़ने लगा। अब भैया उत्पादन कम हो रहा है आपके घर में, और तुम ढेर ढाई बच्चे करे जा रहे हो, तो क्या होगा? खाने के लिए भोजन कहाँ से लाओगे, रहने के लिए घर कहाँ से लाओगे? पहले 4 कमरे हैं, फिर 4 बेटा पैदा करके एक कमरा बांट के फिर उसके जो बेटे होंगे उन्हें कहाँ लेके जाओगे? ये भी एक मूल कारण है। ये बड़ी समस्याएं बैठी हुई हैं। और यहाँ लास्ट जो बनता है वो है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। देखिए ये बड़ा गंभीर बन जाता है। हमने क्या किया, अंग्रेजों की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमने आज़ादी लड़ी, और आज़ाद होने के लिए आज के समय में हम लोगों ने कहीं ना कहीं धार्मिक कारणों को इकट्ठा कर लिया है कि हम ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे तो यहाँ से ज़्यादा आय जाएगी। अरे उसका जो मुंह चल रहा है, खाने के लिए भोजन भी तो जाएगा ना उसमें मुंह में भोजन कौन देगा? बिना पैसे के भोजन कोई खा लेगा क्या? तो यहाँ गरीबी के सापेक्ष में अगर हम बोले तो ये बहुत सारे कारण को तुम विस्तार पूर्वक लिख सकते हो, और यहाँ कम से कम 3-4 पेज भर दोगे। लेकिन समझने के लिए यहाँ इसको कई एस्पेक्ट में तोड़ सकते हैं। आर्थिक कारण को लिख लो, राजनीतिक कारण को लिख लो, धार्मिक कारण लिख लीजिएगा, यहाँ परंपराएं लिख लीजिएगा, व्यक्ति लिख लीजिएगा। इन सबको छोड़ के लास्ट पॉइंट बनता है कि जो नियम कानून है, सरकार के जो नीतियाँ हैं, निर्धारण है, वो भी कहीं ना कहीं गरीबी करने के लिए आज के परम सीमाओं पर चल रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं गरीबी कम करने के लिए कौन कौन से सजेशन दे सकते हैं आप, उपाय क्या देंगे? देखिएगा क्या उपाय देंगे, उस उपाय के सापेक्ष में समझने का प्रयास करें। भाई छोटी सी बात सोचो, आज जब हर हाथ में काम होगा तो हर आदमी काम होने से क्या होगा, पैसा कमाएगा, और पैसा कमाएगा तो अपनी संसाधनों की पूर्ति कर पाएगा। अब आज क्या हो रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, संसाधनों की पूर्ति सरकार कर रही है।
तो सरकार, जब सरकार तुम्हारी संसाधनों की पूर्ति करेगी, विकास कौन करेगा भाई? तो यहाँ से पहला पॉइंट बनता है कि यहाँ रोजगार में वृद्धि करनी पड़ेगी, रोजगार में वृद्धि करनी पड़ेगी, रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन का मतलब ये रहा, देखो यहाँ समझने का प्रयास करें, आज के समय में जो कृषि का उत्पादन है उसके पीछे बड़े लॉजिकल वर्ड हैं। लॉजिकल वर्ड का समझने का प्रयास ऐसे करें, किसान भी यहाँ आज के समय में कामचोर हो चुका है, संघर्ष करना, सेल करना नहीं चाहता। उसकी वजह समझिएगा, उसको पता है कि इस खेती में ही जो तू बो रहा है गन्ना, उसमें से इतना ही निकलेगा, लेकिन खेती को परिवर्तन नहीं करता। एक फसल से दो फसल करना नहीं चाहता, यानी एक के साथ एक फ्री। एक ऐसी फसल बोइएगा जो पानी बरसात होने के बाद भी खराब ना हो, एक ऐसी बोइएगा जो सूखा होने के बाद खराब ना हो। तो जब एक ही खेती में दो फसल बोएगा तो यदि एक हानि भी पहुंचाती तो एक उसको लाभ पहुंचा देगी। तो यहाँ समस्या पैदा जाती है। और खेती के यहाँ किसान की आय को बढ़ाने के लिए यहाँ अन्य चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पहले हमारे यहाँ देश में तुम देखते होगे, यहाँ पे दूध की लगातार डेयरियाँ बहती थी। आज के समय में क्या किया है, काम करनी महिलाएं का पार्टिसिपेट कम होने की वजह से एक भैंस दो भैंस, एक गाय दो भैंस पाल लिया। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि हमें जो बाकी चीज़ें जो आज के समय यूज़ करनी पड़ रही हैं वो परचेस करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ से यहाँ पार्टिसिपेट बढ़ाना पड़ेगा, दुग्ध उत्पन्न बढ़ाना पड़ेगा। बाकी जो मधुमक्खी पालन है, फूलों की खेती है, फलों की खेती है, इन खेती को बढ़ावा जब देंगे तो आय क्या हो जाएगी, उसकी दुगनी हो जाएगी। वहाँ से बात करें तो क्लियर यहाँ तक। और सबसे जबरदस्त पॉइंट ये है कि हमें शिक्षा को बढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा सबसे मेजर पॉइंट है। शिक्षा एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया शिक्षा देनी पड़ेगी, कौन सी वाली, जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ दे सके। इकोनॉमिकल मतलब बच्चा 12th करके पास हो, यूजी करके पास हो, तो उसके हिसाब की नौकरी से मार्केट में मिल जाए। यानी उसको इतना इलिटरेट करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा कि जो बाजार को चाहिए वो शिक्षा में दे दो, जाएगा नौकरी करेगा। बाजार को जो चाहिए, तुम नहीं पढ़ा रहे, तुम लगे पड़े हो महात्मा गांधी को पढ़ लो, अम्बेडकर को पढ़ लो, नेहरू को पढ़ लो। अम्बेडकर, नेहरू, गांधी को पढ़ने के बाद मुंह में रोटी खिलाने के लिए कोई नहीं देने जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि मशीनें काम कैसे करती हैं, हमें चाहिए कि इनोवेशंस कैसे होते हैं, हमें चाहिए रिसर्च कैसे होते हैं, हमें लैब खुलवानी पड़ेंगी, हमें प्रयोगशालाएं खोलनी पड़ेंगी, लोगों के दिमाग में आइडिया भरने पड़ेंगे। नहीं तो यही जानते रह जाओ कि भगत सिंह कौन था या अम्बेडकर कौन था। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जरूरी है, वो भी जरूरी है। लेकिन हम मुद्दे की गरीबी की बात कर रहे हैं। आप रोज सुबह शाम अल्लाह का, अकबर का, सबका नाम ले लीजिएगा, राम का, भगवान का नाम ले लीजिएगा, लेकिन भोजन जीवन जीने के लिए आपको पैसा चाहिए ना, कहाँ से आएगा? भगवान की पूजा करने के लिए भी आपको आरती करनी है, उसके लिए भी धूप बत्ती चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा? तो यानी आराधना करने के लिए भी आपको बहाना चाहिए ना कि मेरे पास धूप बत्ती है, मेरे पास फूल भी लाने हैं, मेरे पास जितनी अच्छी व्यवस्था करोगे उसकी पूजा की उतना अच्छे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कैसी बात करते हो भाई? हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? जब कमाएगा कैसे? जब उसके पास कुछ स्किल्ड होगी। स्किल्ड कब होगी? जब वो सीखेगा। तो इसको डेवलप कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगा, बिल्ड कर जाएगा। हालांकि सरकार भी बहुत सारे काम करती है, सरकार भी आपके साथ काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पीडीएस सिस्टम लगाती है कि भैया सबको, हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम लगाती है कि सबको पैसा बांट देंगे, घर में पहुंच जाएगा, करप्शन हट जाएगा। और भी बहुत सारे टीडीएस भी लगाती है, टीपीडीएस भी लगाती है, अंत्योदय योजना चला रही है, मनरेगा चला रही है, बहुत सारी योजनाएं। यहाँ इनको आप पढ़ेंगे इसके साथ लिंक करके तो चीज़ें बनती हुई चली जाएंगी। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके बताओ कि जो थोड़ी सी फिल्म मैंने बनाई है इसकी गरीबी को लेके, ये समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो? इससे प्रश्न क्या बनेगा, अगर हम मेंस के सापेक्ष में जाके देखें तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, एडॉप्ट द चैलेंजेस फेस बाय द पुअर इन इंडिया सोसाइटी। भारतीय समाज के अंतर्गत जो समस्या है वो क्या चेंज कर रहा, चैलेंजेस, चुनौतियाँ चेंज कर रहा है, इसके बारे में बताइएगा। प्रश्न आ रखा है एग्जाम में, इसको करिएगा, भेजिएगा। एक बार कमेंट करके सब लोग बताएं। इस टॉपिक को पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो कंसेप्चुअल होनी चाहिए, वो फैक्चुअल नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ें यहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगी। और इसके बाद डेवलपमेंट पढ़ लो, उसके बाद इसके इशूज पढ़ लो। टॉपिक आपके हाथ में GS1 का जो पेपर सोसाइटी का है, एवरी ईयर एक प्रश्न आता है यहाँ से, और एक प्रश्न आने का मतलब आप समझते हैं कितनी उसकी दौलत होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।